आज बलबीर जी के मानो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 5-5 बेटों के बाद आखिर ऊपर वाले ने उनकी मुराद जो पूरी कर दी थी। 5 पीढ़ियों से यह परिवार बेटी के लिए तरस रहा था, मगर कभी यह सपना पूरा हो ही नहीं पाया। कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद बलबीर जी के घर बेटी हुई। उन्होंने जब पहली बार अस्पताल में अपनी बेटी को देखा तो आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छोटी सी रुई के फोए जैसी सफेद नन्ही नन्ही उंगलियां, गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ, बस लगता था जैसे कोई परी ही धरती पर उतर आई हो। घर के सब लोग इतने खुश थे कि पूरे महीने भर तक जश्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर के बुजुर्ग बेबे जी ने कहा, बलबीरे इतना जश्न ना मना, कहीं जमाने की नजर ना लग जाए। पर बलबीर को तो जैसे होश ही नहीं था। बरसों की तमन्ना उनकी पूरी जो हुई थी। बाबूजी, सारे भाई, चाचा, ताया जी सब बहुत खुश थे। 45 दिन तक जश्न चलता ही रहा। बच्चे को देख देख कर सब तो पागल हुए जा रहे थे। अमृत के मन में यह कसक थी कि काश मेरी भी कोई बहन या बेटी होती, पर रब का लिखा कौन टाल सकता है। फिर बलबीर की भी कोई बहन नहीं थी, जिसकी कमी उन्हें खूब खलती थी। गांव की पड़ोस की लड़कियों से राखी बंधवाते, पर मन में कसक थी। जब शादी हुई तो फिर सिमरन जी से कहा कि मुझे एक बेटी का बाप बनने का मान जरूर देना, और आज देखो उनका मान पूरा हो गया। कितने गुरुद्वारों में, पीर मजारों में, मंदिरों में मन्नतें मांगी थी, आज उनका फल मिला था। आज सब गुरुद्वारे में बच्चों को अमृत छकाना था और नाम रखने की रस्म रखी थी, तो सब लोग नाम को लेकर आपस में उलझ गए। कोई कहता जसमीत रखो, कोई कहता परमिंदर रखो, कोई प्रीत रख दो, तो कोई कुछ और नाम सुझाता। पर बलबीर जी ने तो बेटी को देखते ही उसका नाम सोच लिया था, जो सबको बहुत ही पसंद आया। उसका नाम गीत रखा। धीरे धीरे गीत बड़ी होने लगी। कहते हैं ना, लड़कियां बड़ी होते हुए पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी हो जाती है। वैसे ही गीत कब 17 साल की हो गई, किसी को जैसे पता ही नहीं पड़ा कि यह समय कैसे बीत गया। उसको पढ़ने का बड़ा ही शौक था और वह पढ़ने में तेज भी बहुत थी। जिस भी काम को करती पूरे लगन से करती थी, चाहे गाना हो, खेल कूद हो, पढ़ाई हो, सब में वो सबसे अव्वल रहती थी। उसके साथ के बच्चे तो अभी 11वीं और 12वीं में ही थे, मगर उसने बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, 12वीं तक की। ऐसा नहीं था कि गीत को अपनी सुंदरता के बारे में कोई पता ही नहीं था, पर वह उस पर भी घमंड नहीं करती थी। स्कूल के हर प्रोग्राम में वह बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। सभी अध्यापक उसको बहुत पसंद करते थे। स्कूल की सबसे चर्चित लड़की थी गीत। गीत जब से पैदा हुई थी, बलबीर की तो किस्मत ही बदल गई। जहां लखनऊ में उनकी 2 दुकान थी, यहीं अब पूरे लखनऊ में 20 दुकानें हो गई थी। शुरुआत में तो उनका सिर्फ साड़ी और सूटों का ही कारोबार था, वह भी होलसेल का। पर अब तो लखनऊ के लगभग हर मार्केट में उनकी दुकानें थी। गीत क्रिएशन से जो कपड़े के शोरूम उन्होंने खोले, वह अब एक बड़ा ब्रांड बन गए थे। उन्होंने हर शोरूम के बोर्ड पर गीत की फोटो लगा रखी थी। यह उनकी किस्मत थी या गीत की, यह रब की मेहर। बस गीत का नाम लेकर अगर मिट्टी भी छूते तो सोना बन जाती। जब से गीत ने अपना 17वां जन्मदिन मनाया, तब से उसका मन अलग ही ताने बाने में उलझने लगा था। वह मॉडलिंग करना चाहती थी, पर उसे यह भी पता था कि उनका परिवार कट्टर धर्मपंथी है। स्टेज पर यूं खुले कपड़े और व्यवहार उन्हें कभी रास नहीं आएगा। पर फिर भी गीत खुद को साबित करना चाहती थी। वह एक दृढ़ निश्चय लड़की थी। अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, जीना चाहती थी। एक दिन वह हिम्मत करके एलिट मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के ऑफिस पहुंच गई। जब उसने ऑफिस में कदम रखा तो एक पल को सभी उसे देखकर जाम हो गए और सब उसी को निहारने लगे। लंबा कद, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम गुलाबी होठ, लंबी गर्दन, काली रेशमी बाल कमर से नीचे झूलते, दुबली पतली देह, गोरा मक्खन जैसा, या यूं कहीं ताजी बर्फ सा गोरा रंग, बस जो देखे देखता ही रह जाए। जब वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, तब कहीं जाकर वह होश में आए।
पर अभी भी बस वह उसके चेहरे में खोई हुई थी। बार बार गीत की आवाज देने पर भी उस पर मधोसी छाई हुई थी। खैर ये हाल तो लड़कियों का था, अब पुरुषों की बात कहे तो वह तो जैसे बर्फ में जम गए थे। गीत ने रिसेप्शनिस्ट से मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए फॉर्म मांगा तो वह बोली अभी तो गीत की उम्र कम है, इसीलिए वह भाग नहीं ले सकती, क्योंकि कम से कम 18 साल की होने पर ही वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। गीत का खिला हुआ चेहरा यह सुनते ही मुरझा गया, पर कहीं कोई दो आंखें थी जो गीत और सारे मंजर को देख रही थी। उसने कुछ सोचा और अपने केबिन से बाहर आ गया। एक आकर्षक, खूबसूरत, लंबा, प्रभावशाली आदमी जिसे देखते ही उस पर मर मिटने का दिल हर लड़की का होने लगता था। वह कोई 25-26 साल का नौजवान था जो इस कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर था। नाम था गौतम। गौतम ने जब पहली बार ऑफिस में गीत को देखा तो दम ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सपना देख रहा है या हकीकत में भी कोई लड़की इतनी सुंदर इस दुनिया में हो सकती है। जितनी सुंदर गीत थी उतनी मधुर उसकी आवाज थी, मीठी जैसे कानों में शहद घुल रहा हो, हजारों घुंघरू बज रहे हो और संगीत बता रहा हो। जब वह बोलती थी एक बार देखने से मन नहीं भरता था, दिल और आंखें बस उसी का होकर रह जाना चाहती थी। जैसे ही गौतम ने गीत को उदास देखा तो वह खुद को काबू में नहीं रख पाया। दौड़ करके केबिन के बाहर गीत के पास आ गया और बड़े अदब से अपना परिचय दिया और समस्या के समाधान वाले लहजे में बोला कि आप जब तक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए 18 की नहीं हो जाती तब तक मॉडलिंग कर लीजिए, फिर बाद में इस प्रतियोगिता में भाग लेना। इसका एक फायदा यह होगा कि आपको इस दुनिया के बारे में जानकारी भी हो जाएगी और यह प्रतियोगिता जीतना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। यह सुनकर गीत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने इस प्रस्ताव को सैर स्वीकार कर लिया और जल्दी ही ऑफिस से निकल गई। आज उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गीत ने घर आकर सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी मम्मी को बताई। उसे उम्मीद थी कि मम्मी उसकी यह बात सुनकर खुश हो जाएगी, पर उसकी उम्मीद के विपरीत वह यह सुनकर गीत पर बरस पड़ी। उसके मुताबिक मॉडलिंग कोई अच्छा काम नहीं है। लोग मॉडल्स को एक वेश्या ही समझते हैं। यहाँ सबके सामने जिस्म की नुमाइश होती है और भी बहुत कुछ। गीत ने मम्मी से कहा यह सब गलत है, पर मम्मी ने कुछ नहीं सुना। गीत उस चकाचौंध भरी दुनिया की केवल चमक ही देख रही थी, उसके अंदर का काला सच वह नहीं जानती थी। खैर गीत ने घर में सबके विरोध के बाद भी किसी तरह बाबूजी और छोटे भाई अनमोल को मना ही लिया। दरअसल अनमोल एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था जिसका पता गीत को चल गया था। बस गीत ने उसी लड़की के बारे में मम्मी को बताने की धमकी देकर भाई को मना लिया था। बाबूजी ने साफ कहा था कि यह मॉडलिंग तुम केवल शौक के लिए कर रही हो, इसमें अपनी इज्जत बचा के रखना। गीत ने कुछ देर सोचा, फिर चहक कर अपनी बाहें बाबूजी के गले में डाल दी और बोली बाबूजी मैं अपनी इज्जत का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। गीत जब भी कोई काम होता था तो बस इसी तरह बाबूजी के गले में बाहें डालकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से कहती और बाबूजी बस पिघल जाते और उसकी सब अनुचित उचित सब बात मान जाते। जब गीत ने बोलना शुरू किया था तो उसने सबसे पहला जो शब्द बोला था वह बोला था बाबूजी। आज भी याद है बलबीर जी को जब अपने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से सबको पीछे छोड़कर गीत ने अपनी बाहें बलबीर जी की तरफ बढ़ा दी थी। प्यारी सी परी लग रही थी गीत। उसने झट से अपनी बाहें उनके गले में डालकर उनकी आंखों में देखते हुए प्यार से तोतली बोली में बोली बाबूजी। बलबीर जी तो बस यह सुनकर वहीं पर पिघल गए। जितना प्यार था उन्होंने सब अपनी गीत पर उड़ेल दिया था। सिमरन जी बाप बेटी के ऐसे रिश्ते पर रीझ जाती थी। गीत अपने भाइयों की भी खूब लाडली थी, लेकिन भाइयों की झूठी शिकायतें लगाकर उनको खूब डांट पड़वाती थी। पर जब भाइयों को पता चलता तब घर में खूब धमा चौकड़ी मचाते। बाद में जब पकड़ी जाती तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़ी मासूमियत से भाइयों को देखती, फिर धीरे से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर बस सॉरी बोल देती। सभी भाई गीत को बहुत प्यार करते थे। अपना प्यार पूरी तरह से उन पर उड़ेलने में कोई कसर नहीं रखते थे। कभी उसको उदास देखते,
या परेशान देख ले तो घर के सब लोग उसे तरह तरह से मनाते। कभी गीत का पेट में दर्द भी हो जाए या सर्दी का असर हो जाए तो बलवीर जी को बुखार चढ़ जाता था। उसी समय ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी चल रही थी। पहले उनका परिवार अमृतसर में रहता था, पर किसी कारणवश उन्हें लखनऊ आना पड़ा। आज गीत मॉडल बनना चाहती थी, आज फिर ऑफिस गई और जरूरी पेपर वर्क करके मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब वह एक मॉडल की तरह कंपनी में प्रवेश कर रही थी। नई दुनिया, नए लोग, सब कुछ नया नया सा था। बहुत खुश थी गीत उस दिन। कुछ दिन तो सब बहुत अच्छा था। गीत इस दुनिया को पहचानने और समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी मेंटर नताशा दुबे थी। नताशा वही जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। नताशा ने गीत को इस दुनिया की ऊंच नीच समझा दी थी। गीत की खूबसूरती और बुद्धिमानी से प्रभावित थी नताशा। गीत जैसी समझदार, खूबसूरत, संजीदा लड़की को देखकर कहीं ना कहीं नताशा को लगने लगा था कि इस बार मिस इंडिया तो यही बनेगी। हो सकता है शायद मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के नाम ही हो। बस नताशा ने पूरे जी जान से गीत को इस दुनिया के तौर तरीके सिखाने लगी। थोड़े समय में ही गीत सब सीखने और समझने लगी थी। उसे कुछ अच्छे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे थे। धीरे धीरे गीत को यह दुनिया समझ भी आ रही थी। वह खुश भी थी। धीरे धीरे गीत आगे बढ़ रही थी। आखिर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का दिन भी आ गया। सारे कंटेस्टेंट्स में गीत सबसे आगे थी। सब अंदर ही अंदर जान रहे थे कि इस बार का खिताब गीत को ही मिलेगा। वही मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी भारत को रिप्रेजेंट करेगी। खूबसूरत, प्रतिभाशाली, आत्मविश्वासी गीत अब मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स के आखिरी राउंड में पहुंची। तब उस पर एक बड़े बिजनेसमैन और लोकल नेता की नजर पड़ गई। उनका नाम अमरजीत सक्सेना था। अमरजीत एक बिगड़ैल, अमीर, गुस्सैल आदमी था। उसकी माँ एक स्वतंत्रता सेनानी की बिगड़ैल बेटी थी। अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके वह भी लोकल नेता बन गई थी। उसने एक मुस्लिम नेता और बिजनेसमैन के साथ प्यार किया और भागकर शादी भी कर ली। पिता को अपनी बेटी का यूं कैरियर बर्बाद करना पसंद नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे बेटी को उसके पति से अलग ही कर लिया। तब तक उसके 2 बेटे हो चुके थे और अब उनको अपने वारिस मिल चुके थे। ऐसे में दामाद एक बेकार बोझ था जिसे उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी की दुनिया से निकाल दिया। नेतागिरी चल रही थी, पर दिखावे के लिए ट्रांसपोर्ट की एक कंपनी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। विहान और अमरजीत, माधवी देवी, जिन्होंने अपने नाम के आगे सक्सेना लगा दिया था, वही अमरजीत गीत को पाना चाहता था। उसका आकर्षण कुछ ऐसा था कि अमरजीत उसे आंखों से पी रहा था। उसके लिए खूबसूरत लड़कियां पाना कोई नई बात नहीं थी। सो उसने गीत को पाने की चाह में मन में पाल ली। उसने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर को खरीदने की कोशिश की जिससे गीत को डिस्क्वालीफाई करवा सके, पर जब यह नहीं हुआ तो उसने बेहद भद्दी चाल चली। उसने एक दिन रात में जब गीत अपने घर के लिए गाड़ी से निकल रही थी तो अमरजीत ने उसको उठवा लिया और अपने शहर से बाहर बने फार्म हाउस में ले गया। मुंह पर कपड़ा बंधा था, गीत के हाथ पैर बंधे हुए थे और गीत अमरजीत के सामने पड़ी थी। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह किसी मेमने के जैसे अमरजीत के सामने पड़ी थी। पर उस समय भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अमरजीत को उसका ऐसे पकड़ा जाना नागवार गुजर रहा था। उसने तड़प कर अपने आदमियों से गीत को खोलने के लिए कहा। गीत डर से कांप रही थी, किसी अनहोनी की आशंका से। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमरजीत जब उसे चुप कराने के लिए उसके पास आया तो डर के मारे गीत कांपने लगी, पर उसका मासूम चेहरा अभी भी भला का खूबसूरत लग रहा था। अमर ने कुछ देर उसे देखा और उस खूबसूरती में खो सा गया। फिर उसने निश्चय किया कि वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर गीत को बड़े प्यार से उठाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। इस दौरान वह सिर्फ गीत की आंखों में ही खोया रहा। उसने अपनी गाड़ी से गीत को उसके घर पर छोड़ दिया और माफी मांगते हुए उसे घर पर कुछ भी न बताने को कहा। गीत ने चुपचाप से सर हिलाकर सहमति जता दी। बलबीर जी, गीत के बाबूजी, घर के बाहर ही बेचैनी से टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने गीत को देखा तो लपक कर उसे अपने सीने से यूं लगा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को। जब तक बलबीर जी अमरजीत को धन्यवाद करने उसकी गाड़ी की तरफ बढ़े, तब तक वह जा चुका था। वह गीत को लेकर घर के अंदर आ गए। जैसे ही सिमरन जी ने गीत को देखा,
किसी अनहोनी के डर से वे अंदर तक कांप गई। उन्होंने बार बार ऊपर से नीचे तक उसे देखा। सभी भाइयों ने, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, सबने गीत को घेर लिया और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे। कौन ले गया, कैसे आई, वगैरह वगैरह। खैर डरी सहमी गीत ने सवालों से और घबरा गई और बुरी तरह रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। तब बलवीर जी ने सिमरन जी को इशारा कर गीत को अपने कमरे में ले जाने को कहा। डरी सहमी गीत जब अपने कमरे में गई तो सिमरन जी ने संकेत लहजे में उससे पूछा, कौन ले गया था तुम्हें, क्या तुम उसको जानती हो? गीत चुप रही। उसे डर था कहीं सच सुनकर मम्मी पापा को ना बता दे, फिर बाबूजी उसे नहीं छोड़ेंगे, फिर उसे नहीं पता वह आदमी को आखिर कौन था। शायद किसी और ने उसे उठाया हो और उसने उसे छुड़वा लिया हो। खैर इसी उधेड़ बुन में उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह काफी देर बाद उसकी आंख खुली। जब डाइनिंग टेबल पर आई तो सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। जब आई तो दादाजी, जिन्हें सब प्यार से दार जी कहते थे, गीत को प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही मना किया था ऐसी प्रतियोगिता में जाने से, पर हमारी कौन सुनता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। अब मेरा यह फैसला है कि गीत किसी प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। बस जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर इज्जत से विदा करना है। इसी में सबकी भलाई है। आज अनहोनी नहीं हुई पर कल भी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात कहीं ना कहीं घर के हर सदस्य के मन में थी, बलवीर जी और सिमरन जी के मन में भी। सब अब रिश्ते की तलाश करने में जुट गए। गीत को बार बार कंपनी से फोन आ रहे थे। उसने नताशा को उस रात की सारी घटना के बारे में बता दिया और यह भी बताया कि अब घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं, अब वह इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकती। नताशा ने गीत को समझाने की बहुत कोशिश की। इस प्रतियोगिता में भाग लेना कितना मुश्किल है और इस मुकाम पर अगर वह पीछे हट जाएगी तो बहुत नुकसान होगा, पर गीत ने साफ मना कर दिया। हार कर नताशा ने फोन रख दिया। इसी तरह करीब एक हफ्ता गुजर गया। इधर अमर की हालत गीत से मिले बिना काफी उखड़ी उखड़ी सी थी। गीत की एक झलक पाने के लिए उसके घर के कई चक्कर लगाता था। कभी कभी तो उसे गीत बालकनी में खड़ी दिख जाती थी, कभी कभी अपने घर के दरवाजे पर अमर ने कभी भी आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश नहीं करी। बस वह चुपके चुपके गीत को देख लिया करता था। उसकी एक झलक मिल जाने पर अमर खिल उठता था। आखिर हफ्ते भर बाद गीत अपनी माँ के साथ बाजार के लिए निकली। बस अमर को मौका ही मिल गया। जब गीत कपड़ों की दुकान में अपने लिए सूट देख रही थी तो अमर भी उसी दुकान में चला गया। वह दूर खड़ा गीत को निहार रहा था। सिमरन जी का ध्यान बस कपड़ों में था। गीत की नजर जब अमर पर पड़ी और दोनों की नजरें जब एक दूसरे से मिली तो गीत पूरी तरह डर गई, पर अमर बस खोया सा उसे देखे जा रहा था। जब दुकान में गीत अपनी माँ से थोड़ा दूर हुई तो अमर ने मौका पाकर अपने दिल का हाल उसके सामने खोल कर रख दिया। उस समय पहली बार गीत ने अमर को गौर से देखा था। ऊंचा लंबा कद, सांवला रंग, चौड़ा माथा, गहरी आंखें, ऊंची नाक, कुल मिलाकर बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व था अमर का। उसकी आवाज किसी भी की भी धड़कन तेज कर सकती थी। गीत बस मूक बने उसे निहार रही थी और अमर भी उसी भांति उसे देख रहा था। गीत का मन हुआ कि वह भी कहे कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर वह इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहती थी। वह अमर को परखना चाहती थी। उसने अमर से जल्दी मिलने का वादा कर विदा ली। मम्मी ने उसके लिए कुछ सूट पसंद कर लिए थे। जल्द ही वे दुकान से बाहर निकल गए। फिर कुछ दूसरी दुकान में जाकर और खरीदारी भी की और इन सब में अमर चुपके चुपके गीत का पीछा कर रहा था और निहार रहा था। गीत भी अब चोर नजरों से अमर को देख रही थी। यह सिलसिला खरीदारी के पूरे समय चलता रहा। आगे दोनों फिर कब मिलेंगे ये दोनों ही नहीं जानते थे। आग अब दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। प्रेम दोनों ओर था। खैर अब जब भी गीत किसी भी कारण घर से निकलती तो अमर उसके पीछे हो लेता। जब भी मौका मिलता दोनों ठंडी आहें भरते, एक दूजे को ही देखते। एक दिन कुछ बहाना कर गीत खरीदारी के बहाने अकेले ही बाजार के लिए निकली। घर से
बस अमर को तो मौका मिल गया। घर से कुछ दूरी पर अमर ने गीत को रोक लिया। धड़कते दिल से गीत ने अमर को अपनी शादी के लिए चल रही बात बताई। बोली, लड़का लगभग तय कर लिया गया है, बस रिश्ता भेजने की औपचारिकता भर बाकी रह गई है। उसने अमर से अपने घर वालों को भेजकर रिश्ते की बात करने को कहा। अमर ने कुछ गंभीर होते हुए कुछ पल हल निकालने की बात कहकर उससे विदा ली। अमर द्वारा अपनी दिल की बात गीत से साझा करने के बाद गीत की सहमति अमर को मिल चुकी थी। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और यह दोनों ही अब अच्छी तरह से जानते थे। सो गीत ने अमर से कहा कि अब वह अपने घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताए और गीत के घर रिश्ता भेजे। आखिर आज अमर ने अपनी माँ से बात करने का फैसला ले ही लिया। जब उसने माधवी देवी को अपने प्यार के बारे में बताया तो माधवी देवी बुरी तरह फट पड़ी। बोली, विहान तो बिल्कुल भोला है और राजनीति के किसी काम का भी नहीं है। वही विदेश पढ़ने भेजा तो इस चालाक मैम को उठा लाया जो हमारे किसी काम की नहीं है। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि तुम ही मेरे बाद इस सत्ता को संभाल सकते हो। ऐसे में तुम्हारा विवाह किसी बड़े नेता की बेटी से करवाने पर हमें राजनीति में बड़ा लाभ होगा, पर तुम तो किसी साधारण लड़की के लिए मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हो। अमर ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए माँ से कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। आपके लिए इतना बड़ा वोट बैंक बना रहा हूँ और आप नेता तक ही सीमित हो। मैं तो केंद्र में राज की बात कर रहा हूँ। माँ अब गौर से अमर की बात सुन रही थी। आखिर ये उनके फायदे की ही बात थी। माधवी देवी तो हंसना मुस्कुराना भी फायदे और नुकसान को देखकर ही करती थी। माधवी देवी अब पूरी बात सुनना चाहती थी। अमर ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि बलबीर जी की अपनी कई दुकानें हैं कपड़ों की और वे व्यापारियों की कमेटी के अध्यक्ष है। सो व्यापारियों के वोट पक्के होते हैं और पार्टी फंड भी मिलेगा अलग। अब गीत के पिताजी सरदार है, अगर उनके घर शादी होती है तो सरदारों के वोट भी पक्के समझो। बाकी जनता को हम ऐसे ही संभाल लेंगे और बस केंद्र में जाने से हमें कौन रोक पाएगा। माधवी देवी को स्कीम तो अच्छी लगी, पर एक बार वह गीत को अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन सी लड़की है जिसने उनके बेटे को दीवाना बना दिया है। या अमर अपने प्यार को शादी में बदलने की प्लानिंग कर रहा था। वही कोई था जो कुछ और ही तिगड़म चला रहा था। वह और कोई नहीं, उसकी भाभी प्रियंका थी। प्रियंका के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। प्रियंका अमेरिका में रहती थी, मूल रूप से स्पेनिश थी, पर जीविका चलाने के लिए छोटी उम्र में ही अमेरिका आ गई थी। यहाँ वह पढ़ाई के साथ होटल में काम भी करती थी, कभी वेटर तो कभी हाउसकीपिंग, कभी बारटेंडर, जो काम मिले करती थी। दिखने में कुछ खास नहीं थी, पर तेज तर्रार और काम में कुशल थी। अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ऐसे में अमीर घर के लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना, फिर पैसा ऐंठना, यही प्रियंका का काम था। जब उसकी मुलाकात विहान से हुई तो उसे यूं लगा जैसे इस भोले भाले सीधे से लड़के के साथ जिंदगी मजे से कट जाएगी। ऊपर से विहान काफी मालदार भी था। सो प्रियंका ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली। पढ़ाई पूरी कर जब विहान प्रियंका के साथ भारत लौटा तो माधवी देवी धक से रह गई। कई सपने सजाए थे उन्होंने बेटे की शादी के, पर विहान के साथ प्रियंका को देखकर उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। प्रियंका ने एक अच्छी और सीधी सादी लड़की होने का पूरा ढोंग किया, पर माधवी देवी की अनुभवी आंखों से कुछ भी छुपा न रह सका। प्रियंका मन ही मन परिवार की सत्ता हथियाने का पूरा प्लान बना चुकी थी। सो उसने माधवी देवी का दिल जीतने की पूरी कोशिश की। वह उनके आगे पीछे बिल्कुल छाया जैसी रहती थी, पर माधवी देवी को उसका यूं साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में अमर का गीत से रिश्ता उनके लिए एक सहारा था, पर प्रियंका के प्लान के खिलाफ था। वह किसी भी तरह अमर को रास्ते से हटाना चाहती थी, पर अब तो गीत भी उसकी राह का रोड़ा बन रही थी। उसने अपने चेहरे के हाव भाव से मन की स्थिति का किसी को पता भी चलने नहीं दिया। जब अमर ने गीत से अपनी मां द्वारा उससे मिलने की इच्छा बताई
तो उसने अमर से अपने बाबूजी को मिलने के लिए कहा। अमर ने रविवार को गुरुद्वारे में बलबीर जी से मिलने का समय तय किया। नियत दिन व समय पर अपनी अमर बलबीर जी को गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर ही मिल गया। उनके साथ गीत भी थी। अमर ने बड़े आदर से बलबीर जी और सिमरन जी के पांव छुए और अपना परिचय दिया। साथ ही यह भी बताया कि उस दिन जब गीत का अपहरण हुआ था तो उसी ने गीत को घर पर भी छोड़ा था। वह गीत को पसंद करता है और अगर उनकी इजाजत मिले तो शादी भी करना चाहता है। बलबीर जी यह सब सुनकर अति प्रसन्न हुए और खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। तब अमर ने गीत को अपनी माँ से मिलवाने के लिए आज्ञा मांगी, जिसे उन्होंने मान लिया। गीत को सब पहले से मालूम था, इसीलिए वह पहले से ही तैयार होकर आई थी घर से। पीले सूट में गीत किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अमर ने आंख भरकर उसे निहारा, फिर सबसे इजाजत लेकर अपनी गाड़ी से गीत को अपने घर ले गया। माधवी देवी बेचैनी से अमर का बैठक में इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की आवाज सुनी तो बाहर झांकने लगी। अमर ही आया था और उसके साथ ही उनकी होने वाली बहू गीत भी थी। जैसे ही अमर गीत को लेकर बैठक में पहुंचा तो माधवी देवी ने बेटे को गले से लगा लिया। अब उनकी नजर गीत पर थी। उस बला की खूबसूरत परी को देखकर उन्होंने तो अपने दांतों तले उंगली दबा ली। कहीं वह ख्वाब तो नहीं देख रही, कहीं सचमुच इंद्रदेव की अप्सरा तो नहीं आ गई उनके घर। प्रियंका और विहान भी बुत बने बस गीत को देखे जा रहे थे। सबकी तंद्रा जब भंग हुई, जब घुंघरू से खनकती सुरीली आवाज में गीत ने माधवी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने गीत को गले से लगा लिया, खूब दुआएं देने लगी। बोली, इतनी सुंदर लड़की तो मैं भी ढूंढ ना पाती। तुम तो हीरा हो हमारे घर का, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सहमी सकुचाई गीत यह सुनकर खिल गई, पर प्रियंका मन ही मन जल भुन गई। अब उसे अपनी सत्ता जाते हुए लग रही थी। प्रियंका जितनी साधारण रूप रंग की थी, गीत उतनी ही बला की हसीन थी। चलन होना स्वाभाविक था। जहाँ व्यान मूर्ख और राजनीति में कच्चा, वही अमर तेज तर्रार स्मार्ट आकर्षक युवक था। साथ ही उसकी राजनीति पर अच्छी पकड़ थी। अमर को फंसाने की कोशिश तो प्रियंका ने भी की थी, पर उसकी चाल में अमर नहीं फंसा। हार कर उसने विहान पर डोरे डालने शुरू कर दिए और विहान ने प्रियंका से शादी कर ली। गीत को देखकर उसे अपने कमतर होने का जोरदार एहसास होने लगा। यह सही भी था, एक तो खूबसूरती, दूसरे भारतीय प्रियंका तो उसकी तुलना में कहीं भी नहीं थी। खैर, अगले सप्ताह ही माधवी देवी सगुन का थान लेकर गीत के घर पहुंच गई। बलबीर जी ने उनकी आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिससे माधवी देवी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। देर रात तक महफिल जमी रही। आखिर में शादी की तारीख अगले महीने की निकली। आज गीत और अमर का रिश्ता मुकम्मल होने जा रहा था। कुछ खुशी कुछ घबराहट दोनों के दिलों को गुदगुदा रही थी। जब माधवी देवी घर आई तब भी बलबीर जी की मेहमान नवाजी का खुमार उतरा नहीं था। उसी में माधवी देवी ने वह बोल दिया जिसका डर प्रियंका को जाने कब से था। माधवी देवी ने विहान से कहा कि देखो, अगर तुम भी यही की किसी लड़की से शादी करते तो बात कुछ और ही होती। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन घरानी का रिश्ता लाती, पर तुम तो विदेश से भिखारियों से रिश्ता जोड़ लाए। कल को राजनीति में इसका कितना भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। खैर, तुम्हारा जो राजनीति में कुछ भी भविष्य नहीं है, लेकिन मेरे अमर ने वह हाथ मारा है कि अब राजनीति में ऊंचाइयां छूने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरवाजे के पीछे खड़ी प्रियंका ने उस दिन जो जहर का घूंट पिया, वह आने वाले काले भविष्य की दस्तक था। जब अगली सुबह प्रियंका अपनी साजिश तो जो उसने रात भर में तैयार कर ली थी को अंजाम देने के लिए नए उत्साह के साथ उठी। अब उसे सारे दांव और पासे सोच समझकर फेंकने थे। प्रियंका पहले जहां 10 बजे आराम से उठती थी, वही आज वे सुबह 6 बजे से नहा धोकर तैयार हो गई। माधवी देवी भी 6:30 बजे तक उठकर घर के बगीचे में आ जाती थी। फिर नौकर उनको वही चाय दे जाता था। सुबह सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ना उनकी शुरू से आदत में शुमार रहा था। आज अचानक प्रियंका को चाय और अखबार के साथ देखकर उनको आश्चर्य हो रहा था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। प्रियंका के हाथ में चाय की ट्रे और अखबार देखकर माधवी देवी
के पास ही बैठ गई। उनसे पूछकर चाय बनाने लगी। एक मीठी सी मुस्कान के साथ उसने माधवी देवी को चाय का कप दिया। माधवी देवी प्रियंका के बदले व्यवहार को देखकर समझने की कोशिश करने लगी। उन्हें लगा शायद दूसरी बहू के आने पर वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है। खैर, नाश्ते में भी प्रियंका ने उनकी वह परिवार के सभी सदस्यों की पसंद का नाश्ता ही बनवाया। फिर वह घर के अन्य छोटे मोटे कामों में व्यस्त हो गई। दोपहर के समय खाने पर केवल वह और बच्चे ही थे। सो थोड़ा बहुत ही खाना बनाकर रात को फिर वही सबकी पसंद का खाना, और वह फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। प्रियंका अब घर के सभी सदस्यों का खूब ध्यान रखती थी। इधर अमर और गीत की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इधर प्रियंका घर के सभी काम बड़े मनोयोग से कर रही थी, जिससे माधवी देवी प्रभावित हो रही थी। यही सब करते करते लगभग 15 दिन बीत गए। प्रियंका बीच बीच में घर और शादी के कामों के विषय में माधवी देवी से मशविरा आदि भी दे दिया करती थी। वह कोशिश करके वही बात उनसे करती जो उन्हें पसंद हो। धीरे धीरे वह माधवी देवी और घर के हर सदस्य का दिमाग पढ़ भी सकती थी और अपने अनुकूल चला भी सकती थी। उसने भोली भाली गीत और उसके घर वालों को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। आखिर शादी का दिन भी आ गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। अमर के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं थे। शादी से पहले एक दिन प्रियंका उसके कमरे में अचानक ही चली आई। उसने एक बार भरपूर नजर से अमर को देखा, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, देवर जी, आज शादी है आपकी। इसमें कोई शक नहीं है कि गीत एक सुंदर सुशील लड़की है, पर आज अपने अनुभव से एक बात कहना चाहती हूँ। यह बोलकर प्रियंका चुप हो गई और अमर की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करने लगी। अमर सचेत होकर प्रियंका की बात सुन रहा था। वह बोला, भाभी, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। तीर निशाने पर लगा था तो प्रियंका ने कहा, भैया, कोई भी औरत अपने पति को तभी इज्जत देती है जब उसका पति। यह बोलकर प्रियंका फिर चुप हो गई। अब अमर अधीर हो गया, कुछ उत्तेजना के साथ बोला, कैसे इज्जत करती है औरत अपने पति की? तो प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, जब वह उसे अपनी शक्ति से दबाकर रखे। जहाँ वह औरत के आगे झुका, वह औरत की नजर में उसका सम्मान खत्म हो जाता है। बस मैं तो यही कह रही थी कि गीत को जरा कस कर रखना। यह कहकर प्रियंका कनखियों से मुस्कुराते हुए अमर को देखने लगी और फिर कमरे से चली गई। प्रियंका की बातों ने अमर के दिलो दिमाग को झकझोर दिया था। शादी और मिलन का उत्साह हवा हो गया। प्रियंका की बातों बातों में माधवी देवी के भी कान भर दिए। अब वह दिमाग में गीत को काबू में रखने के विचार घुमड़ रहे थे। प्यार भरे दिल में शक के जहर की बूंद गिर गई थी। दूसरी तरफ प्रियंका अपने पहले मंसूबे में कामयाब हो गई थी। अब बारी थी माधवी देवी की। प्रियंका अपनी सास के कमरे में शादी की रस्में वगैरह पूछने के बहाने से गई। हाँ, उसने बातों बातों में माधवी देवी के भी कान भर दिए। अब वह निश्चिंत थी। जो भी उसने शक के बीज उसने डाले थे वे जल्दी ही घने पेड़ बन जाएंगे। अमर और गीत की शादी खूब धूमधाम से हुई। बलबीर जी ने ऐसी शादी करी जिसके चर्चे दूर दूर तक सुनाई दिए। गीत संपन्न परिवार से थी तो खूब दान दहेज भी दिया गया उन्हें। माधवी देवी को इतने उपहार दिए गए कि वह पूरी तरह से उन उपहारों के नीचे दब गई। खाने और बारात का स्वागत शानदार था। सारे मेहमानों की आंखें चौंधिया गई थी। शादी के इंतजाम को देखकर सभी तारीफें कर रहे थे बलबीर जी की। इधर जब लाल जोड़े में गीत ने शादी के मंडप में कदम रखा तो देखने वालों की दिलों की धड़कन ही थम गई। भला की खूबसूरत लग रही थी वह उस लाल जोड़े में। एक बार गीत तो अमर ठगा सा उसे देखता ही रह गया। सब भूलकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि छोड़ो सबको, बस अभी अपनी मलिका को बाहों में भर ले और कहीं दूर सबकी नजरों से छुपाकर उसे अपने दिल में बंद कर ले, जहाँ कोई उसकी मलिका को देख ना पाए। पर जल्दी आसपास के शोर ने उसके विचार में खलल पड़ गया। जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई तो अमर गीत की विदाई के लिए उतावली करने लगा। इसके लिए एक एक पल 100 वर्षों के समान गुजर रहा था। उसने जल्दी ही गीत को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और किसी की भी परवाह किए बिना गाड़ी को घर की तरफ रवाना कर दिया। उसके इस उतावलेपन को पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। माधवी देवी ने भी जल्दी जल्दी से विदा ली और तुरंत अमर के पीछे गाड़ी दौड़ा दी।
प्रियंका और विहान को भी पीछे से सब मेहमानों को विदा करने और बची हुई रस्म पूरी करने को बोलकर माधवी देवी घर के लिए रवाना हो चुकी थी। अमर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने गीत को गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चलने के लिए कहा। डरी सहमी जब दरवाजे पर पहुंची तो माधवी देवी दरवाजे पर आरती का थाल सजाए खड़ी थी। बेटे की उतावली को पढ़ते हुए बोली कि नए जीवन के लिए पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है, सो कुछ रस्में तुम तो मुझे भी करने दो। उन्होंने अपने बहू को बड़े प्रेम से आरती उतारकर बहू बेटे की नजर भी उतारी। फिर जरूरी रस्में पूरी कर दोनों को उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। अमर का कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से बड़ा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। गीत और अमर ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, फूलों की मादक खुशबू ने उनके मन और शरीर को रोमांचित कर दिया। अमर इतनी जल्दी से दरवाजा बंद कर गीत को अपनी बाहों में भर लिया। उस समय गीत शर्म और हया से दबी जा रही थी। आगे जो होगा उसकी कल्पना से ही वह रोमांचित हो रही थी, पर प्रेम और रोमांच में सब सीमाएं अब मिट चुकी थी। दोनों उस रात एक दूसरे के समर्पण और प्यार में दो जिस्म एक जान हो गए। अगली सुबह जब नौकर ने दरवाजे पर दस्तक देकर बहू को बाहर लाने को कहा, तब कहीं जाकर गीत की नींद टूटी। अमर अभी भी सो रहा था। गीत ने बड़े प्यार से उसे देखा। फिर अचानक से रात की कहानी याद आई। आने पर वह शर्म से लाल हो गई। फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके वह नहाने चली गई। नहाकर उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने तैयार होकर गहने और फिर वह हॉल में सास के पैर छूने के लिए चली गई। जब उसने प्रेम से अपनी सास के पैर छुए तो माधवी देवी ने उसे सीने से लगा लिया। वह बार बार उसकी नजर उतारने लगी। गीत जैसी सुंदर, सुशील, शरीफ, दौलतमंद लड़की पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने गीत को वर्ल्ड टूर के 2 टिकट उपहार में दिए। 2 दिन बाद ही की फ्लाइट थी। दोपहर को चौके में कुछ खाना बनाने की रस्म थी। इसमें नई बहू अपने हाथों से ससुराल में पहली बार कुछ मीठा बनाती है। गीत ने भी खीर बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। सब खूब तारीफ कर रहे थे। सभी ने ढेरों आशीर्वाद के साथ गीत को सबून दिया। कभी कभी किसी की खूबियाँ जितनी ज्यादा होती है, लोगों की नजरों में भी जल्दी आ जाता है और उसकी खुशियों को उतनी ही जल्दी नजर भी लग जाती है। प्रियंका इन सब में बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर जलन में चली जा रही थी। उसे तो सिर्फ साधारण विदेशी खाना ही बनाना आता था। उसने कभी भी भारतीय खाना बनाना सीखा ही नहीं। उसने तो अपनी विदेशी नागरिकता भी नहीं छोड़ी थी। यह सब कार्यक्रम, लोगों का आना जाना, 2 दिन तक भीड़ भाड़ और घर के कामों में सब लोग इतना व्यस्त रहे कि अमर और गीत को एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। गीत का तो पता नहीं, पर अमर इन सब से बहुत गुस्सा था। आखिर वर्ल्ड टूर के लिए 2 दिन बाद जब दोनों निकले घर से तो वे एक दूसरे के साथ मुंह फुलाकर बैठे थे। फ्लाइट में जब गीत अमर के साथ बैठी तो उसने बड़े प्यार से अमर का हाथ पकड़ लिया, पर अमर तो मारे गुस्से में जला जा रहा था। उसने गीत का हाथ झटक दिया। वह बेचारी तो कुछ समझ ही नहीं पाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमर ने जैसे ही गीत की आंखों में आंसू देखे तो वह परेशान हो गया। साथ ही उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसमें उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। खैर अगले ही पल अमर ने गीत को मनाने के लिए अपने कान पकड़ लिए, जिसे देखकर गीत हंस पड़ी। उसकी इस हंसी में ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों मोती बरस पड़े हो उस मासूम सी हंसी से। अमर और गीत का हनीमून टूर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। महीने भर बाद अमर राजनीति में अब पूरी तरह उतर चुका था। अल्हड़ अमर अब परिपक्व राजनेता था। उसने पार्टी अलाकमान से कहकर इस बार नगर निकाय के चुनाव में टिकट भी हासिल कर लिया था। अब वह चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटा हुआ था।
जिसमें बलवीर जी ने भी उसका पूरा समर्थन किया। जल्दी ही चुनाव हो गया और नतीजे अमर के पक्ष में थे। पार्टी और परिवार दोनों में उसका कद काफी उठ गया था। माधवी देवी बेटे की सफलता से संतुष्ट थी। वहीं प्रियंका अमर को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे तैयार कर रही थी। उसने धीरे धीरे अमर और गीत के माधवी देवी से मतभेद पैदा शुरू कर दिए थे, पर जाहिर तौर पर बाहर से सब ठीक ही दिख रहा था। पर एक दिन किसी बात को लेकर माँ बेटे में इतनी बहस हो गई, दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। इसका फायदा उठाते हुए प्रियंका ने अमर को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। अमर को किसी काम से मुंबई से कानपुर जाना था। उसने ड्राइवर से सुबह गाड़ी तैयार रखने को कहा। अक्सर जब भी अमर शहर से बाहर जाता तो गीत को भी अपने साथ ही ले जाता था। उनकी शादी को लगभग 1 साल होने वाला था और गीत का 9वां महीना चल रहा था। प्रियंका ने सोचा कि एक साथ दोनों को ही खात्मा हो जाएगा, पर गीत उस समय अपने मायके में थी और अभी उसको बच्चा होने में थोड़ा समय बाकी था। अगले दिन अमर सुबह बहुत जल्द ही घर से निकल गया कानपुर के लिए। प्रियंका ने अमर के घर से ही निकलते ही ना जाने किसे फोन किया, फिर चुपचाप अपने पति के बगल में जाकर सो गई। सुबह सुबह के समय सड़कों पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था, तो गाड़ी जल्दी ही मुंबई कानपुर हाईवे पर दौड़ने लगी। लगभग 8 बजे अचानक पता नहीं कहां से एक ट्रक तेजी से अमर की गाड़ी से टकरा गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ट्रक गाड़ी को लगभग उड़ाते हुए निकल गया। सड़क पर बुरी तरह जगह खून और गाड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। जिस तरह गाड़ी ट्रक से टकराई थी और उसकी हालत देखकर यही लगता था कि गाड़ी के अंदर सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घटना का मुआयना करके जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर झांका तो लगा दोनों सवारों की मृत्यु हो गई है। किंतु कुछ क्षणों में अमर के हिलने और कराहने की आवाज से पुलिस वाले सचेत हो गए। उन्होंने सावधानी से दोनों को बाहर निकाला गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, पर अमर की सांसें अभी भी चल रही थी, किंतु उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसे तुरंत पास के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिर माधवी देवी को तुरंत खबर कर दी गई। माधवी देवी ने गीत के पिता को घटना के बारे में बताया और तुरंत किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इंतजाम करने को कहा। बस साथ में अच्छे डॉक्टर और एम्बुलेंस भी ले ली। वे अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकती थी। घर में हो रही हलचल से प्रियंका को दुर्घटना और अमर के गंभीर होने का पता चल गया था। वह मन ही मन उसके मरने की दुआ कर रही थी। वही गीत ने भगवान के सामने मन्नत मानकर निर्जला व्रत अपने पति के लिए रख लिया। अब एक तरफ सती का पति व्रत था तो दूसरी ओर प्रियंका की कुटिल भावना। खैर सभी लोग जल्दी ही मुंबई से 200 किलोमीटर दूर पहुंचे। वहां माधवी जी के साथ आए डॉक्टर नवीन ने उनकी पूरी जांच की। फिर स्थानीय डॉक्टर से विचार विमर्श करके अमर को प्राथमिक चिकित्सा देकर दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले गए। इस पूरी प्रक्रिया में सारा दिन निकल गया। जब अमर कुशल डॉक्टरों की निगरानी में पहुंच गया था, उसे गंभीर चोटें लगी थी, किंतु यह गीत की दुआओं का असर था या भाग्य। अमर अब खतरे से बाहर था। गीत ने रात दिन अमर की सेवा में लगा दिए। लगभग 20 दिन बाद अमर को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह घर आ गया। इधर अमर का घर आना था, उधर इतने दिनों से अमर की सेवा में टहल में लगी गीत को दर्द शुरू हो गए। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी स्थिति में अमर गीत को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। वह भी उसके साथ अस्पताल में लेबर रूम में चला गया और वहां जब उसने अपने बेटे को पहली बार देखा तो उसका मन ममता से भर गया। यह उसका अपना वंश था, अपना बेटा था, अपना खून था। अमर इतना खुश था कि उसके पांव भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपनी सारी दर्द, सारी परेशानियां सब कुछ भूलकर बस अपने बेटे को बाहों में भर रहा था। वही थोड़ी देर बाद उसकी नजर गीत पर पड़ी, जो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसने बड़े प्यार से गीत का माथा चूमा और उसे धन्यवाद दिया इस अनमोल तोहफे के लिए। लगभग 1 महीने बाद गीत अपने ससुराल वापस आई। माधवी देवी एक पल को
भी अब अमर को अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता और वह अब काफी ठीक हो गया था। लगभग 3 महीने बाद वह अपने घर के बगीचे में टहलने लगा। घर में बैठे बैठे अब वह बोर होता रहता था, तो घर पर ही उसने पार्टी से फाइलें मंगवा ली और अधिकतर काम वह फोन से करने लगा। जिन लोगों को अपना कोई काम कराना होता था वह घर आकर ही करा लेते थे। इसी दौरान प्रियंका अब काफी डरी डरी रहती थी। उसे अपना भेद खुलने का हर समय डर सताता रहता था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी, पर कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा था। अमर से केवल इतना ही पता लगा कि का ट्रक से मारी थी, पर ना ट्रक का नंबर था और ना ही कोई और जानकारी। ऐसे में हर बार जांच बेनतीजा ही जा रही थी। मगर गीत को कुछ खटक रहा था। उसे बार बार इस एक्सीडेंट के पीछे प्रियंका की साजिश लग रही थी, मगर बिना पुख्ता सबूत के वह कुछ कह नहीं सकती थी। कहते हैं न, चालाक से चालाक मुजरिम भी अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ ही देता है। वही प्रियंका के साथ भी हुआ। एक दिन गीत को अपने घर फोन करना था, तो उसने जैसे ही अपने कमरे का फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसे प्रियंका और किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। दरअसल घर में एक ही कनेक्शन के 2 फोन प्रियंका और गीत के कमरों में थे। प्रियंका ने जब फोन किया तब गीत रसोई में थी, सो उसने ट्रक के ड्राइवर को फोन मिला लिया। उस समय उन्हीं दोनों के बीच की बात गीत ने सुन ली थी। ड्राइवर प्रियंका से और पैसे मांग रहा था और ना देने पर सब सच बता देने की धमकी दे रहा था। उसकी यह बात सुनकर गीत के हाथ पैर सुन पड़ गए। सामान्य सी बात थी। उसने बड़ी सावधानी से उनकी बातें सुनी, फिर खुद को सामान्य करके उसने वह रिसीवर रख दिया, जिससे किसी को कुछ पता न चल पाए। फिर वह दोबारा रसोई में जाकर काम करने लगी। प्रियंका को पता नहीं चला कि अब गीत भी उसका राज जानती है। उस दिन जब गीत की मम्मी अमर का हाल चाल लेने आई, तो गीत ने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सिमरन जी का तो दिल ही बैठ गया, पर हिम्मत करके उन्होंने गीत को सावधान रहने को कहा। फिर वह जल्दी घर चली गई। अपने घर पहुंचकर उन्होंने सबको इकट्ठा करके एक साथ हॉल में बुला लिया और गीत की बताई सब बातें बताई, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध था। अब बात थी उस ड्राइवर को ढूंढने की और सच्चाई सबके सामने लाने की। बिना सबूत ना तो माधवी देवी और ना ही अमर उनकी कही बातों पर यकीन करते। अब बलबीर जी के छोटे बेटे का दोस्त MDNL में काम करता था। उसने उससे मिन्नत करके घर के फोन टैप करने शुरू कर दिए। आखिरकार उन्हें जो सबूत चाहिए थे वह मिल ही गए। उन्होंने जब ट्रक के ड्राइवर को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पहुंचे तो प्रियंका को उसकी भनक लग चुकी थी, सो उसने पहले ही पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को मार डाला। अब यह आखिरी कड़ी थी जिससे मुलजिम तक पहुंच सकते थे, पर बदकिस्मती से वह आखिरी कड़ी भी अब उनके हाथ से निकल चुकी थी और प्रियंका के खिलाफ आज उनके पास कोई सबूत नहीं था। ड्राइवर की मौत के बाद गीत ने अपना सिर पकड़ लिया। अब प्रियंका सावधानी से रहती थी, पर उसने गीत और अमर को रास्ते से हटाने की अपनी मनसा को मन से नहीं हटाया था। अब वह जानती थी कि गीत को उस पर शक है और कहीं ना कहीं वह उसको नुकसान पहुंचा सकती है और उसकी साजिशों को नाकाम भी कर सकती है। सभी घर वालों को वह एक दूसरे के विरोध भड़काती रहती थी। गीत सब समझ रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका बेटा युवराज अब 6 साल का हो गया था। वह अपनी माँ जितना ही सुंदर था, सो दादी और पिता का भरपूर प्यार मिलता था उसे। वही प्रियंका का बेटा मयंक 8 साल का हो गया था और बेटी परी 10 वर्ष की। परी और युवराज पढ़ने में तेज भी थे, पर मयंक एकदम भोंदू था। साधारण बातें भी उसे देर से समझ आती थी। वही युवराज बुद्धिमान और सुंदर था। बातचीत में तो इतना तेज था कि सामने वाला उस पर मोहित हो जाता और उसकी सभी बातें मान लेता। माधवी देवी युवराज को जितना प्यार करती, मयंक को उतना ही डांट फटकारती थी। उन्हें अमर के बाद उसके बेटे में अपना उत्तराधिकारी भी दिख रहा था। इधर प्रियंका हर बात में पीछे थी, चाहे पति हो या बच्चे, सब बेवकूफ थे। प्रियंका को अपने जीवन की नैया हिचकोले लेते दिख रही थी। अमर को मारने की साजिश नाकाम हो गई तो वह कुछ समय के लिए खामोश बैठ गई। अब केंद्रीय सरकार में मंत्री था। माधवी देवी भी पार्टी में अध्यक्ष पद पर ही थी और केंद्र में कैबिनेट मंत्री थी। दोनों अपने काम में पूरी तरह से मग्न थे। घर प्रियंका और गीत संभाल रहे थे। प्रियंका ने अमर और माधवी देवी के करीबियों का बड़ी चालाकी से सफाया करना शुरू कर दिया। वह इतनी साथी तरीके से जाल बुनती कि नतीजा सामने वाले की मौत निश्चिंत रहती। उसने गीत के परिवार के
भी एक एक करके सभी सदस्यों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। सबकी मौत प्राकृतिक या दुर्घटना लगती थी। अब उसके परिवार में केवल गीत की माँ पियोजी और भाई अभिजीत ही बचे थे। गीत को यकीन था कि इसमें प्रियंका का ही हाथ है, तो उसने अपनी माँ और भाई को बिजनेस समेटकर कुछ समय के लिए देश छोड़कर गायब होने के लिए कहा, जिसे उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए भारी मन से स्वीकार कर लिया। उन्होंने परिवार सहित एक दिन चुपके से देश छोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि सिमरन जी और अभिजीत परिवार सहित कहाँ गायब हो गए, पर गीत सब जानती थी, मगर उसने अपनी जबान पर ताला लगा रखा था। वह बारीकी से प्रियंका पर नजर रखती थी, मगर प्रियंका भी सातिर थी। उसने अब वि, विदेशी एजेंटों से ताल्लुकात बना लिए थे। देश की गुप्त जानकारियां वह उन्हें उपलब्ध कराती थी, बदले में ढेर सारा धन लेती थी। वह कभी कभी इसी प्रकार लोगों को रास्ते से भी हटा देती थी, यानी लोगों की मौत या तो प्राकृतिक तरीके से या फिर दुर्घटना में अचानक ही हो जाया करती थी, मगर कोई इसके बारे में नहीं जान पाता था। उसके मन में अमर और उसका परिवार पास बनकर चुभ रहा था। आखिर उसको एक दिन मौका मिल ही गया। अमर को एक दिन चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कनाडा जाना था। वह प्राइवेट प्लेन से कनाडा के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में ही उसका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह सदमा माधवी देवी के लिए जानलेवा था, पर कहते हैं ना, कोई ना तो किसी के लिए मर सकता है और ना ही जी सकता है। सो माधवी देवी भी बस कटे पंछी जैसे कसमसा कर रह गई थी। जिस बेटे के लिए सब किया वही आज उसके पास नहीं था। वह अब हर घड़ी अपने लिए मौत मांग रही थी, पर अमर के बेटे युवराज को देख देख कर जिंदा थी। अमर की आखिरी निशानी उसका बेटा युवराज ही था, बस उसी को देखकर वह जी रही थी। इधर प्रियंका का हौसला बढ़ता जा रहा था। उसकी नजर में अब सब लोग उसके खेल के मोहरे थे। प्रियंका अब अक्सर ही गीत को जली कटी सुना देती थी। गीत और उसका बेटा प्रियंका की आंखों में कांटे जैसे चुभते थे। बेचारी गीत का अब कोई सहारा नहीं था। एक दिन गीत अपने बेटे के साथ बाजार से कुछ सामान लेने गई। वहीं उसकी मुलाकात रविकांत जी से हो गई। रविकांत जी ने अपनी जवानी के दिनों में स्वतंत्रता आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी बलबीर जी से मुलाकात उन्हीं दिनों में हुई थी। बलबीर जी घर आना जाना होता ही रहता था, पर इधर कई सालों से वह मुंबई के बाहर ही रह रहे थे, तो उन्हें बलबीर जी और उनके परिवार की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न ही वह गीत की शादी और अमर की मृत्यु के बारे में कुछ जानते थे। जब उन्होंने गीत को देखा और उससे उन सब कुछ पता चला, तो रविकांत जी को बड़ा आघात लगा। उन्होंने गीत से कहा, बेटा, अगर आज तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है तो तुम खुद को कभी अकेला नहीं समझना। तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम्हारा यह पिता भी जिंदा है। ये सुनते ही गीत सिसकने लगी और उनके गले लग गई। छोटा युवराज बड़ी हैरानी से यह सब देख रहा था। रविकांत जी ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए पूछा, छोटा सा राजकुमार कौन है? अब गीत का ध्यान उधर गया तो उसने हंसते हुए युवराज का परिचय रविकांत जी से कराया। उसने युवराज से कहा, बेटे, ये तुम्हारे नाना जी हैं, इनको प्रणाम करो। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देकर अपना मुंबई वाला पता गीत को दे दिया। वह बोले कि समय मिले तो मुझसे जरूर मिलने आना। आजकल रविकांत जी ने राजनीतिक पार्टी में अपनी एक अच्छी खासी जगह बना ली थी। वह एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक थे। राजनीति के उथले दांव पेच से परे एक सच्चे और देशभक्त नेता थे। उनके इसी गुण के कारण वे देश के चर्चित और प्रिय नेता बन गए थे। वे गीत को अपनी बेटी मानते थे, क्योंकि उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। लोगों का कहना था कि जवानी के दिनों में रविकांत जी को किसी से प्यार हो गया था, पर समाज और जाति में भेद के चलते यह इश्क अपनी मंजिल नहीं पा सका और लड़की को परिवार की मर्जी से कहीं और शादी करनी पड़ी, जिस कारण रविकांत जी ने आजीवन शादी न करने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था उस लड़की के बारे में। बलबीर जी से रविकांत जी की मुलाकात आजादी की लड़ाई के लड़ते हुए हुई थी, जब वे अमृतसर में रहते थे। बस दोनों के मन कुछ ऐसे मिले, दोस्ती परवान चढ़ गई। इतने काम के सिलसिले में भले ही दोनों कम मिलते थे, पर जब मिलते दिल खोल कर मिलते थे। रविकांत जी की दोस्ती बलबीर जी से कुछ ऐसी थी कि दोनों के दिल एक दूसरे में पूरी तरह से जुड़े थे। वे एक दूसरे के दुख दर्द से पूरी तरह से वाकिफ थे। रविकांत जी को पता था कि बलबीर जी को बहन की कमी हमेशा खलती थी। बलबीर जी को एक बेटी की दिली तमन्ना है,
जब कई सालों बाद उनके घर गीत की पैदाइश हुई तो बलवीर जी अपना सब काम छोड़कर अपने दोस्त की इस अनमोल खुशी से जुड़ने के लिए तुरंत लखनऊ चले आए अपने दोस्त से संपर्क करने के लिए। जब वे उनके पते पर गए तो घर पर ताला देखा, संपर्क का कोई अन्य साधन भी नहीं था, सो वो परेशान होकर अपने घर वापस आ गए। आज गीत अचानक ही उन्हें बाजार में मिल गई तो उनके जरिए उन्हें इन सारी घटनाओं का पता चला। अमर की मृत्यु, दोस्त की मौत और परिवार का इस प्रकार से खत्म हो जाना, इन सब से उन्हें बहुत आघात लगा। वे बुरी तरह से अंदर तक टूट गए, पर अब किया जा सकता था। उनका जिगरी दोस्त और उनका परिचय सारा परिवार यूं अचानक ही हादसों का शिकार हो गया था। ये अचानक हुए हादसे और पूरे परिवार का उसमें खत्म हो जाना कहीं न कहीं रविकांत जी को किसी साजिश की आशंका हो रही थी। ऐसे कैसे सारे हादसे केवल गीत के परिवार के साथ ही हुए और उसमें सबकी मृत्यु, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें कोई गहरी चाल लगी रही थी। इसी वजह से उन्होंने गीत के मिलने की कोशिश की। कोई था जो गीत को खत्म करने पर तुला था। इधर इतने दिनों बाद किसी अपने को ही मिलकर गीत को थोड़ी राहत दे रहा था। घर पहुंचकर गीत का मन हुआ कि सास को रविकांत जी के बारे में बताए, पर उसे डर था कि कहीं प्रियंका को पता चल गया तो वह उनको भी उसी तरह ना मरवा दे जैसे उसने उनके परिवार को खत्म किया है। वह अब हर काम बड़ी सावधानी से करने लगी। वही प्रियंका इस इंतजार में थी कि कैसे भी गीत को मरवा दे या उसे घर से निकलवा दे। बेटे सहित माधवी देवी पार्टी अध्यक्ष बन चुकी थी और युवराज को हर समय अपने साथ ही रखती थी। उन्हें हर समय यही डर सताता रहता, कहीं युवराज को कुछ ना हो जाए। उनकी जान अब युवराज में अटकी रहती थी, पर प्रियंका को यह इतना खराब लगता कि वह कैसे भी करके युवराज और गीत को निकाल फेंकना चाहती थी। प्रियंका अब लगातार माधवी देवी को गीत के खिलाफ भड़काती रहती थी, उसे अपशकुनी कहती थी। कहीं ना कहीं माधवी देवी भी गीत को नापसंद करने लगी थी। आज जब गीत घर आई तो माधवी देवी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। गीत को देखते ही उस पर बरस पड़ी और उस बेचारी को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। गीत को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बोल दिया, अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो हमारी यह दुर्गत कभी नहीं होती, पर आज न मेरे पति जिंदा है और न ही मेरे पिता, इसीलिए आपका जो मन करता है आप मुझे बोल देती है। यह कहकर वह रोती हुई युवराज को लेकर अपने कमरे में चली गई। जो बात गीत ने बोली वह माधवी देवी को तीर जैसे लगी। वह गुस्से में होठ काटने लगी। उन्होंने फौरन नौकर से बोलकर गीत को हॉल में बुला लिया। आहत गीत जब हॉल में आई तो माधवी देवी बोली, हम तुम पर जुर्म कर रहे हैं तो तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, बेहतर है तुम अभी इसी समय यहाँ से चली जाओ। यह बात गीत पर बिजली जैसे गिरी। वह बोली, इस समय रात होने वाली है, अपने छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो अब कोई अपना भी इस दुनिया में नहीं बचा, कहाँ जाऊंगी मैं? मुझ पर रहम कीजिए, मुझसे गलती हो गई, पर इस तरह मुझे घर से नहीं निकालिए। गीत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, पर माधवी देवी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। बोली, मैं नहीं जानती तुम कहाँ जाओगी, पर अब यहाँ तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बेचारी गीत रो रो कर गुहार लगा रही थी, पर वहां से पाषाण सी खड़ी माधवी देवी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपना कुछ सामान और पति की ट्रांसपोर्ट कंपनी के पेपर लेकर वह नन्हे युवराज को गोद में उठाकर घर के बाहर निकल गई। घर के दरबान ने बहू को ऐसी हालत में देखा तो वह भी फूट फूट कर रोने लगा। यह वही घर था, आज वहीं से उसे निकाला जा रहा था बेदर्दी से, जहां एक दिन अमर उसे रानी बनाकर लाया था। उसने कहा, बहू जी मैं छोटा आदमी हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आज रात मेरे घर पर रह लीजिए। गीत ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं काका, अब इस जिंदगी को मुझे ही चलाना है, तो मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। दरबार ने जब यह सुना तो रोने लगा। काफी मिन्नतें की पर गीत नहीं मानी। आखिर में वह उसके लिए एक टैक्सी बुला लाया। उसने टैक्सी वाले को पैसे देकर कहा, बहू जी को जहाँ भी जाना है सावधानी से पहुँचा देना। यह कहकर उसने गीत और युवराज को गाड़ी में बिठा दिया और आंसू भरी आंखों से उनको विदा किया। माधवी देवी अपने कमरे की खिड़की से गीत को जाते देख रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद दिया कि अब गीत और युवराज जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हैरान हो गए ना आप सब?
अब बताते हैं कि क्यों माधवी देवी ने गीत को घर से निकाला था। असल में जब से अमर की दुर्घटना में मौत हुई थी, तभी से माधवी देवी को प्रियंका की गतिविधियां खटक रही थी। उन्होंने कितने ही जासूस उसके पीछे छोड़ दिए थे, पर वह इतनी शातिर थी कि कोई सबूत अपने गुनाह का वह पीछे नहीं छोड़ती थी। इसीलिए सबको यकीन तो था ही कि हर घटना के पीछे प्रियंका का हाथ है, पर सबूत किसी के पास नहीं था। सो कुछ सबूत पाने के लिए माधवी देवी ने एक चाल चली। वह एक दिन हॉल में परेशान बैठी थी तो प्रियंका उनके पास चली गई। बातों बातों में माधवी देवी ने उसे बताया कि पार्टी हाई कमान के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर अमर होता तो आज यह कुर्सी उसे मिल जाती, पर अभी इस कुर्सी के प्रबल दावेदार विमल भाई है। अगर किसी प्रकार विमल जी को इस दौड़ से हटा दे तो इस कुर्सी पर विहान को बिठा सकती है, क्योंकि पार्टी में उनके पास कई नेताओं का समर्थन है। तो वह आसानी से विहान को पार्टी हाई कमान बना सकती है। इससे फायदा यह होगा कि कुर्सी पर भले ही विहान हो, पर राज उनका या प्रियंका का चलेगा, क्योंकि विहान बहुत भोला है और उसे आराम से कठपुतली के जैसे नचाया जा सकता है। यह सुनते ही प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। वह चहक कर बोली, मम्मी जी आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा और किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। प्रियंका की यह बात सुनकर माधवी देवी का शक यकीन में बदल गया। उन्हें गीत की एक बार कही बात याद आ गई कि किस प्रकार प्रियंका ने उसके परिवार के लोगों को खत्म किया। वह बार बार माधवी देवी को और अमर को समझाती रही, प्रियंका पर विश्वास नहीं करे, वह उनको जरूर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। पर उस समय सब प्रियंका ने अपनी मासूमियत और अच्छाई का पर्दा डाल रखा था। उनका शक यकीन में तब बदला जब अचानक ही विमल भाई की तबीयत खराब हो गई। उनकी खराब तबीयत की खबर सुनने के बाद माधवी देवी को प्रियंका देख रही थी और अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। तब उसने बताया कि अब कोई दवा या डॉक्टर विमल भाई को नहीं बचा सकता, उनका अंत नजदीक है। माधवी देवी उससे पूछती है कि यह सब उसने कैसे किया, तो वह बड़े गर्व से बोलती है कि आप आम खाओ, पेड़ मत गिनो। यह सुनकर माधवी देवी के पैरों तले जमीन ही हिल गई। उनको पता था कि गीत और युवराज प्रियंका की आंखों में खटकते हैं। अमर को वह पहले ही मार चुकी थी। ऐसे में इन दोनों की जान लेना प्रियंका के लिए बाएं हाथ का खेल था। बस तभी से माधवी देवी सोच में थी, वह कैसे गीत और युवराज को इससे बचाए। उस दिन जब गीत रवि कांत जी से मिलकर लौटी तो उस पर प्रियंका ने तानों की बौछार कर दी। यह देखकर माधवी देवी को दोनों की जान बचाने का उपाय मिल गया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा जताया कि वह भी प्रियंका के साथ है और अब गीत और युवराज में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वह प्रियंका और विहान में अपना भविष्य देख रही है। यही यकीन दिलाने के लिए उन्होंने गीत को घर से निकाल दिया। वह बस किसी भी तरह गीत को प्रियंका से दूर करना चाहती थी। उनकी जान बचाने का बस यही तरीका था। अगर वे यहाँ से चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शरण मिल ही जाएगी। रात काफी घिर चुकी थी और अकेली बेहाल गीत अपने बच्चे युवराज को लेकर टैक्सी में बैठी सोच रही थी, आखिर अब मैं कहाँ जाऊँ। घर जाऊँ तो कई सालों से बंद पड़ा था, या कहाँ शरण लूँ। इस ऊहा पहा में उसने अपने पर्स में जैसे ही हाथ डाला, उसके हाथ में रवि कांत जी का दिया हुआ पता आ गया। उसने रवि कांत जी का पता देकर टैक्सी ड्राइवर से उन्हें वहां ले जाने के लिए कहा। रात के लगभग 10 बज रहे थे। अचानक से रवि कांत जी के घर के सामने गीत की टैक्सी रुकी। गीत ने अंदर दरबान से कहा कि वह रवि कांत जी की करीबी है और उससे मिलना चाहती है। पहले तो दरबार ने उनको साफ इनकार कर दिया, पर जब गीत ने जोर देकर कहा कि वह उनकी बहुत करीबी है और केवल एक बार उनको अंदर जाकर बता दो कि गीत आई है, वे जरूर उसे अंदर बुला लेंगे। दरबार ने गीत को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ सोचकर वह अंदर चला गया। अंदर जाकर वह रवि कांत जी के पास गया। रवि कांत जी खाना खाकर आराम कुर्सी पर कुछ कागजों को देख रहे थे। जैसे ही दरबार ने कहा कि कोई औरत अपने बच्चे के साथ उनसे मिलने आई है और वह अपना नाम गीत बता रही है। गीत का नाम सुनते ही रवि कांत जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े और वे दौड़ते हुए गेट की तरफ भागने लगे। दरबान कुछ समझ नहीं पाया, वह भी उनके पीछे पीछे आने लगा। रवि कांत जी ने फटाफट दरवाजा खोला और गीत और युवराज को गले लगाते हुए अपने घर के अंदर ले आए।
उन्होंने गीत को कुर्सी पर बिठाया और पानी दिया। गीत उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे इस आधी रात में अपने बच्चे के साथ घर से निकाल दिया गया। ना मेरे पास पिता का साया है और ना ही अब मेरे पति जिंदा है। ऐसे में इस अनाथ दुखिया का सहारा केवल आप ही हैं। यह बात सुनते ही रवि कांत जी रोने लगे। उन्होंने गीत को अपनी छाती से लगा लिया और बोली, बेटा, एक पिता ना सही कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा यह पिता अभी जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी बेटी को किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। यह घर, यह पिता, यह सब कुछ तुम्हारा ही है। गीत को ढांढस बंधाकर उन्होंने उसे और युवराज को कुछ खाने पीने के लिए कहा। गीत को भूख नहीं थी, मगर रवि कांत जी ने जिद करके उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उन दोनों को अलग कमरे में सोने के लिए भेज दिया। वह अपने कमरे में आकर धीर गंभीर मुद्रा में सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। गीत की यह हालत क्यों हुई, क्यों उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा, इस समय बात करना ठीक नहीं, सुबह उठने पर गीत से बात करेंगे। अगले दिन गीत की नींद थोड़ा देर से खुली। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके सोचने लगी, आज तो बहुत सोई, जल्दी से रसोई में जाकर मम्मी जी के लिए चाय बना दूं, भाभी और भाई साहब के लिए नाश्ता भी बनाना है और बच्चों का टिफिन भी तो पैक करना है। पर जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, उसने आसपास के माहौल को देखकर उसे रात की सारी घटना याद आ गई और वह फिर रोने लगी। अब कहाँ उसको उस घर में जाना है, किसी के लिए चाय नहीं बनानी है, कोई काम नहीं करना है। अब वह अनाथ है और इस प्रकार उसे अपने अंकल के घर शरण लेनी पड़ रही है। वह मुंह धोकर ड्राइंग रूम में आई और वहाँ उसने रवि कांत जी को बैठे देखा। रवि कांत जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए गीत को अपने पास बिठाया और बोला, बेटा, उठ गई? नींद तो ठीक से आई ना? गीत ने हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप बैठ गई। उन्होंने नौकर से कहकर गीत की पसंद का नाश्ता लगवाया और युवराज के लिए दूध मंगवा लिया। नाश्ता करते हुए ही रवि कांत जी ने गीत से पूछा, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपनी सारी परेशानी बता सकती हो कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्यों तुम्हें इस तरह घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। यह सुनते ही गीत की आंखों से आंसू भर गए। वह बोली, अंकल, मुझे नहीं मालूम मम्मी जी को और भाभी को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मगर कल जब मैं बाजार से घर पहुंची तो मम्मी जी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। भाभी की बात का तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, लेकिन कल मम्मी जी ने भी मुझे बहुत कुछ सुना दिया। आखिर कब तक सुनती, कब तक बर्दाश्त करती। मेरे सब्र का बांध भी टूट गया और मैंने सिर्फ इतना ही कहा, आज अगर मेरे पिता और पति जिंदा होते तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। बस यह बात सुनना था कि मम्मी जी ने गुस्से में मुझे रात को ही घर से निकाल दिया। अपने बच्चे के साथ मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, उन्होंने यह भी नहीं सोचा। पर अब क्या ही किया जा सकता है। अब बताएं अंकल, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी जिंदगी काटूं। यह सुनकर रवि कांत जी बहुत गंभीर हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर यह सब हुआ तो हुआ क्यों, माधवी देवी ने ऐसा क्यों किया। वह ऐसे तो नहीं थी जैसा व्यवहार उन्होंने बेचारी गीत के साथ किया। रात में गीत को कुछ नहीं सूझ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे, यह जिंदगी अब कैसे चलानी है। वह नहीं समझ पा रही थी। इसी उधेड़-बुन में एक हफ्ता बीत गया और वह किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक तरफ पिता का कपड़ों का कारोबार था जिसकी अब वह इकलौती वारिस थी, दूसरी तरफ पति का ट्रांसपोर्ट का काम था। आखिर कौन सा रास्ता चुने, यह देश यह शहर छोड़कर विदेश चली जाए, करे तो क्या करे जिसमें जिंदगी आराम से गुजर सके। उसने रवि कांत जी बार बार किसी निर्णय को लेने के लिए समझा रहे थे। गीत नहीं समझ पा रही थी आखिर वह क्या करे। एक हफ्ते बाद काफी सोच समझकर गीत ने आज रवि कांत जी से बात करने की सोची। उसके मन की दुविधा अब खत्म हो चुकी थी। गीत ने कहा, काका, मैं बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि अभी तो मैं बाबूजी और अमर का बिजनेस संभाल लूंगी और साथ में आपकी पार्टी भी ज्वाइन करूंगी। मैं चाहती हूं कि युवराज का कोई तकलीफ ना हो। अब इसका मेरे सिवाय कोई नहीं है तो इसकी सुरक्षा मेरा पहला धर्म है। अभी युवराज छोटा है तो इसे मैं विदेश मम्मी के पास नहीं भेज सकती। जब तक यहाँ है प्रियंका की नज़र हम पर है।
जब उसे यकीन हो जाएगा कि मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी, वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी छोड़ देगी। इसीलिए अभी मैं बिजनेस में लगी हूँ। यह यकीन उसे दिलाना जरूरी है। बाद में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाऊंगी। पर जो भी हो, इस औरत को अब उसके किए की सजा तो मैं दिलाकर ही रहूंगी। यह बोलते हुए गीत में गजब का आत्मविश्वास था। उसने अपनी आने वाली जिंदगी की रेखा तैयार कर ली थी। अब वह जानती थी उसे कब क्या और कैसे करना है। पहली बार उसके इस रूप को देखकर रवि कांत जी अचंभित भी थे और अस्वस्थ भी। आज नाजुक और भोली सी गीत शेरनी बन अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार थी। रवि कांत जी बोले, बेटा, तुम जो भी करना चाहती हो, मैं उन सब में तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। गीत ने भरे गले से कहा, काका, आपके सारे ही तो मैं यह जंग लड़ने के लिए तैयार हुई हूँ। अगर आप न होते तो मैं शायद ये सब करने के बारे में कभी न सोच पाती। इस जंग में आपको मेरा बहुत साथ देना होगा। अभी आप बस अपने कुछ विश्वस्त लोगों को प्रियंका के आसपास लगा दो। वह मुझे बेवकूफ़ समझती है, जो मेरे लिए इस समय काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगी। रवि कांत जी ने अपने कुछ आदमी माधवी देवी के बंगले पर काम आदि करने के बहाने अगले कुछ दिनों में लगा दिए, जो हर समय प्रियंका पर नजर रखते थे। इस दौरान गीत अपने पिता के बंगले में रहने लगी। उसने अपने पिता की बंद पड़ी दुकानें खुलवाकर फिर से काम शुरू कर दिया। अब अमर की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी वह संभाल रही थी। बाजार में दोबारा पैर जमाना कोई आसान काम नहीं था। काफी दिक्कतें उसे आ रही थी। वह उन सब से जूझ रही थी। युवराज को पढ़ाई के लिए उसने पहले श्रीनगर के एक हॉस्टल में दाखिल करवाया। माधवी देवी कभी कभी युवराज का हाल चाल पूछने के बहाने गीत को फोन कर लेती थी। प्रियंका काफी सजग रहती। कई माधवी देवी के मन में फिर से गीत और युवराज के लिए प्रेम न पैदा हो जाए। उसे लगता है कि उन दोनों को जिंदा छोड़ना कहीं भारी ना पड़ जाए उसे। फिर सोचती, अब वे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी प्रकार तकरीबन 1 साल निकल गया। गीत ने भी बिजनेस को लगभग संभाल लिया था। प्रियंका भी उनकी तरफ से निश्चिंत थी कि अब वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए बिजनेस में डूबी है, तो इससे अब कोई खतरा नहीं है। माधवी देवी राजनीति में नई ऊंचाइयां छू रही थी। प्रियंका हर समय उनके साथ रहती थी। हर पार्टी मीटिंग में उनके साथ मौजूद रहती थी। एक पल के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। लोगों को लगता कि माधवी देवी कितनी भाग्यशाली है, जो उनको ऐसी बहू मिली जो उनका पूरा ख्याल रखती है। पर असलियत तो माधवी देवी जानती थी, या प्रियंका। दुनिया को दिखाने के लिए प्रियंका उनका खूब ख्याल रखती थी, पर असल में इस प्रकार वह उन पर नजर रखती थी। माधवी देवी एक कैदी की तरह उसकी गिरफ्त में थी। वह क्या खाएगी, क्या बोलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, सब प्रियंका ही निश्चिंत करती थी। माधवी देवी चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। तकरीबन साल भर बाद एक दिन माधवी देवी ने प्रियंका से कहा कि वह एक बार गीत और युवराज से मिलना चाहती है। क्या पता यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। प्रियंका ने कुछ सोचा, फिर बोली, मैं ही आपको आपकी छोटी बहू से मिलवाने ले चलती हूँ। तो माधवी देवी ने जलती निगाहों से उसे देखा। प्रियंका उन आंखों से अंदर तक सहम गई। फिर खुद को काबू में करके बोली, ऐसा क्या है जो आप उनसे अब मिलना चाहती है? आपका दिल तो नहीं पिघल गया उसके लिए? यह बात प्रियंका ने ऐसे कही कि माधवी देवी सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ये उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, वह उनकी बहू है और कुछ चीजें हैं जो वह उसे देना चाहती हैं, जो अमर की है और उन पर गीत का हक है। उसकी अमानत उसे देकर वह हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता उससे खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गीत ही अमर की मौत की जिम्मेदार है। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, पर यह आखिरी मुलाकात जरूरी है सब खत्म करने के लिए। प्रियंका बोली, चलिए, यह भी अच्छा है कि आप जल्दी ही सब समझ गई है। आप जब भी जाना चाहे मैं सब इंतजाम करा दूंगी। माधवी देवी ने कहा कि वह कल ही गीत से मिलना चाहती है। प्रियंका ने गीत के ऑफिस में खबर भिजवा दी। गीत इस प्रकार माधवी देवी के मिलने आने की वजह नहीं समझ पा रही थी, पर उसने उन्हें मना भी नहीं किया। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह उससे क्यों मिलना चाहती है। इधर माधवी देवी ने युवराज और अमर का सामान अपने कमरे में ही रखवा लिया। उन्होंने अमर की डायरी निकाली, फिर चारों तरफ सावधानी से देखकर उन्होंने उसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया।
काफी रात तक वह उसमें कुछ लिख रही थी। फिर उन्होंने उसे सावधानी से अमर के सामान में ऐसे रख दिया जिससे किसी की नज़र उस पर आसानी से ना पड़े। सुबह 9 या 10 बजे के करीब माधवी देवी सामान लेकर जब गीत से मिलने जाने लगी तो प्रियंका सामने आ गई। बोली, यह कौन सा खजाना है जो आप अपनी प्यारी बहू को देने जा रही है? माधवी देवी ने जल्दी से कहा, यह अमर और युवराज का कुछ सामान है जो गीत को देकर वे सारे रिश्ते खत्म करने जा रही है। यह सुनकर प्रियंका निश्चिंत हो गई। उधर ड्राइवर से बोलकर वह जल्दी ही गीत के घर चली गई। उनको शक था कि प्रियंका ने अपना कोई ना कोई जासूस उनके पीछे जरूर लगाया होगा, जो कहीं ना कहीं सही भी था। असल में उसने एक आदमी उनके पीछे लगा दिया था। खैर, गीत के घर पहुंचकर जब उन्होंने उसे देखा तो उनका दिल भर आया। यह वही गीत थी जो देखने में इतनी सुंदर थी। आज वह बेरंग कपड़ों में वीरान सी दिख रही थी। उनका दिल भर आया उसे देखकर। समय और हालात ने उसे तोड़ दिया था, पर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। माधवी देवी को देखते ही गीत ने उनके पैर छुए। उसने युवराज को भी रात में ही हॉस्टल से घर बुलवा लिया था। वे जानती थी कि माधवी देवी युवराज को कितना चाहती थी। युवराज ने भी माधवी देवी के पैर छुए और अपनी माँ के पास चुपचाप खड़ा हो गया। युवराज बिल्कुल अपने पिता पर गया था, बस रंग गीत जैसा था। कुछ देर साधारण बातचीत होती रही। फिर माधवी देवी ने गीत को सारा सामान दिया और बातों बातों में अमर की डायरी का जिक्र भी कर दिया। बोले, आज भी जब अमर की डायरी पढ़ती हूँ तो लगता है वह मेरे पास ही है, पर यह तुम्हारी अमानत है, इसीलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रही हूँ। पता नहीं अब मेरे कितने दिन बचे हैं। एक माँ के लिए उसके सामने उसके बच्चे की मौत नरक से भी बदतर होती है, पर क्या करे जो ईश्वर की मर्जी। पर तुम हार नहीं मानना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आंसू भरी आंखों से वो गीत और युवराज को देख रही थी। बहुत कुछ था जो वह कहना चाहती थी, पर जानती थी कि कोई उन पर नजर रखे है और उनका कुछ भी कहना युवराज और गीत के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इशारे से गीत को डायरी पढ़ने के लिए कहा। वह बोली, बाद में तुम यह डायरी जरूर पढ़ लेना, यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह कहकर वह वहां से जाने लगी। गीत ने उन्हें नाश्ते के लिए रोक लिया। वह उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर माधवी देवी ने इशारे से मना कर दिया और डायरी पढ़ने की सलाह दी। वह क्या कह रही है यह कोई भी नहीं समझ पाया, पर गीत शायद कुछ समझ गई थी। नाश्ता करके उन्होंने सबसे विदा ली और जाते जाते गीत के कान में डायरी जरूर पढ़ने को बोलकर वे पार्टी ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद गीत ने वह डायरी खूब संभाल कर अलमारी में ताला लगा कर रख दी। वह तो यह समझ गई थी कि डायरी में कोई तो अहम बात है जो माधवी देवी बता नहीं पा रही है। उसने सोचा, फुर्सत में रविकांत काका के साथ ही वह इस डायरी को पढ़ेगी, जिससे वह सारी बात समझ सके। दोपहर को उसने रविकांत जी को फोन कर उनके घर पर मिलने की इजाजत मांगी, जो उन्होंने दी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए उसने युवराज को घर पर ही रहने के लिए कहा तथा किसी से भी मिलने से मना किया। दोपहर को वह अपने ऑफिस से रविकांत जी के घर चली गई। उसने उन्हें अंदर कमरे में ले जाकर खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और फिर माधवी देवी का आना और यह डायरी पढ़ने पर जोर देना बताया। यह सुनकर रविकांत जी भी परेशान हो गए। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। उसके बाद उन्होंने लिखा था। उनकी लिखावट गीत अच्छे से पहचानती थी। उन्होंने लिखा था, गीत, जब तुम यह डायरी पढ़ रही होगी तो मेरी मौत की प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी। मैं अब कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी पता नहीं, पर तुम और युवराज सुरक्षित रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी मेरी यह बात पढ़कर, पर बेटा, तुम्हें और युवराज को घर से निकालना, तुम्हें डांटना फटकारना, बस तुम्हें उस डायन प्रियंका से बचाने के लिए ही था। उस दिन अगर मैं तुम्हें घर से ना निकालती तो अगले दिन ही कार एक्सीडेंट में तुम दोनों की हत्या की साजिश प्रियंका कर चुकी थी। अमर के एक्सीडेंट के बाद से ही मैंने प्रियंका के पीछे अपने जासूस लगा दिए थे, पर वह बहुत चालाक है। हम बार बार उससे 2 कदम पीछे रह जाते थे। उसी का नतीजा था तुम्हारे पिता, चाचा और अमर की मौत।
वह इतनी खतरनाक है कि उसके बिछाए जाल से बचना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हें भला बुरा कहा और घर से निकाला। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे माफ कर देना। अगर कुछ दिनों से में मेरी मौत हो तो समझ जाना उसके पीछे प्रियंका ही है। उसने अपने आदमी तुम्हारे घर में भी लगा रखे हैं, इसीलिए सावधान रहना। उसको अब सत्ता और पैसा दोनों का बहुत लालच हो गया है। उसकी नज़र में कोई रिश्ता या प्यार मायने नहीं रखता। तुम्हें और युवराज को कुछ ना हो, इसीलिए तुमसे दूरी बनाकर रखी। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम युवराज को अमेरिका या लंदन भेज दो। वहाँ मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जो युवराज का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। जब तक प्रियंका को लगेगा कि तुम उसके रास्ते में नहीं आ रही हो, वह तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो और प्रियंका पर भी, मगर उसे भनक भी ना लगे कि उस पर तुम नजर रखे हो। अगर उसे पता चला तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हो सके तो मुझे भी बचा लेना। डायरी में लिखी बातें पढ़कर रविकांत जी और गीत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और भी कई बातें थी जो माधवी देवी ने प्रियंका के बारे में लिखी थी। ये सब वह सबूत थे, पर फिर भी यह नाकाफी थे उसे सजा दिलाने के लिए। तब रविकांत जी और गीत ने सोचा कि सबसे पहले गीत के घर और ऑफिस के स्टाफ को बदलना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि कौन उनका वफादार है और कौन प्रियंका का भेजा जासूस। तो उन्होंने हर कर्मचारी पर नजर रखनी शुरू कर दी। गीत को किसी तरह उस जहर का भी पता चल गया जिसके जरिए वह लोगों को रास्ते से हटाती थी। इसी प्रकार उन्हें एक तांत्रिक का भी पता चला जिसके जरिए वह अपने दुश्मन पर मारन प्रयोग करवाती थी। इसी वजह से वह जो भी जाल बुनकर अपने दुश्मनों को खत्म करती थी, पर सबूत कभी नहीं मिलता था। मिलता भी कैसे? यह टोने टोटके से की गई हत्या में सबूत आखिर कभी नहीं मिलता। अब गीत ने जितनी जल्दी हो सकता था उसने अपने स्टाफ में अपने विश्वस्त लोगों को ही रखा। बाकी सबको कुछ ना कुछ बहाना करके निकाल दिया। उसने युवराज को पहले श्रीनगर भेजा। एक दिन चुपके से उसे श्रीनगर से अमेरिका भेज दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इधर जब से माधवी देवी गीत से मिलकर आई थी, उन्होंने प्रियंका को दूसरे कामों में फंसा रखा था, जिस वजह से गीत की गतिविधियों का नजर नहीं रख पा रही थी। गीत भी सब काम इतनी सावधानी से कर रही थी कि प्रियंका को उस पर कोई शक नहीं हुआ। दिन भर वह ऑफिस के कामों में ही व्यस्त रहती थी। प्रियंका कुछ नहीं समझ पाई। दूसरी तरफ रविकांत जी ने एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढ निकाला। वह उसके साथ मिलकर प्रियंका से निजात पाने का रास्ता खोज रहे थे। वह अपने दोस्त और उसके परिवार को तो नहीं बचा पाए, पर अपने दोस्त की आखिरी निशानी की रक्षा भी जरूर करना चाहते थे। इसी दौरान तांत्रिक ने उनको बताया कि प्रियंका अब माधवी देवी के ऊपर प्रयोग करने वाली है। उस तांत्रिक ने एक कपालिनी सिद्धि की हुई थी जिसके जरिए उसे ये जानकारी मिली थी। कुछ सिद्ध योगी होते हैं जिन्हें उन्हें ईश्वर का वरदान होता है, जिससे उन्हें आने वाली बातें पहले ही पता चल जाती है। ये तांत्रिक बाबा भी इसी श्रेणी के साधक थे। गीत ने किसी प्रकार से माधवी देवी के घर में भी अपने विश्वस्त नौकर रखवा दिए थे। तो ये बात पता चलते ही उसने संदेश माधवी देवी के पास भिजवा दिया, साथ ही एक सुरक्षा कवच भी उन तक पहुंचवा दिया। अब यदि कोई प्रयोग होगा भी तो उसका असर उन पर नहीं होगा। अब गीत ने प्रियंका को उसके किए की सजा देने का फैसला किया। कहते हैं ना, जब शरीफ आदमी अपनी पर आता है तो बदमाश को हारना ही पड़ता है। गीत ने प्रियंका को उसी के तरीके से मारने का सोचा। जब प्रियंका ने मारन प्रयोग करवाया तांत्रिक से, तो खुद वह घर पर माधवी देवी के पास रही जिससे उस पर कोई शक न कर सके। जैसे ही प्रियंका के तांत्रिक ने प्रयोग किया वह असफल हो गया
और जो शक्ति उसने माधवी देवी की हत्या के लिए भेजी थी वह पलटकर उसी के पास आ गई और उसे खत्म कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रियंका को इसकी भनक भी नहीं लगी। 2 दिन बाद उसे तांत्रिक की मौत के बारे में पता चला। वह बुरी तरह तिलमिला गई। कौन कर सकता है यह, वह समझ नहीं पा रही थी। माधवी देवी स्वस्थ थी और प्रियंका का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इसी वजह से उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। बस उसका गिरना ही माधवी देवी की जीत थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर कुछ उल्टे सीधे इंजेक्शन लगवा दिए, जिससे प्रियंका की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, पर हर समय माधवी देवी उसके पास मौजूद रहती थी। जिस वजह से वह अपनी साजिश को अंजाम भी दे नहीं पा रही थी। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस सब के पीछे गीत और माधवी देवी का हाथ है। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ रही थी। जितना इलाज हो रहा था हालत उतनी ही बिगड़ रही थी। अब स्थिति यह थी कि वह बोल भी मुश्किल से पाती थी। लगभग 6 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। आखिर में वह अधरंगिया पैरालिसिस की मरीज हो गई। वह सिर्फ बिस्तर पर पड़ी सब देख सकती थी, ना चल फिर सकती थी, ना बोल सकती थी। एक जिंदा लाश थी, बस जिंदगी के दिन काट रही थी। अब सब खुश थे और प्रियंका को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। जैसा कोई करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा कहानी कैसी लगी आपको।